Hello students, it is Vinod Acharya. In the last lecture में हमने पढ़ा था कि what are the different basic forces in nature, and at that time we discussed about gravitation force as well as electromagnetic forces. And now today there are total 4 types of forces are there. We discussed 2 earlier and the rest are tools. और 2 बचे हुए हैं, उनको आज हम जो 4 में से जो 2 फोर्सेस बचे हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं। हमारा जो थर्ड वन बेसिक फोर्स है, इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक बात देखिए आप, एटम के बारे में हम सभी ने सुना है, एटम परमाणु। परमाणु सभी ने सुना है। परमाणु में हमने पढ़े थे, परमाणु के जो पार्टिकल्स हैं वो हमने पढ़े थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब परमाणु की स्ट्रक्चर देखते हैं हम। परमाणु की संरचना कैसी है? परमाणु का ये ऐसा एक सेंटर है जिसमें N और P और एक प्लस का धन आवेश का निशान हम दिखाते थे, याद कीजिए। और इसके चारों तरफ ये सेल बनी हुई है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर में है, जिसको हमने नाभिक बोला था, और आज उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इंग्लिश में उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सेल में मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। याद है, हमें पढ़ा है हमने, चार्ज को आवेश बोलते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश। अब सोचने की बात यह है, जब प्रोटॉन पर धन आवेश है और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि धन आवेश और धन आवेश आपस में रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्सन करते हैं। हमारे न्यूक्लियस का साइज बहुत कम है, फिर भी उसमें सारे न्यूट्रॉन और सारे प्रोटॉन उसके अंदर समा जाते हैं। अब जब इसे अंदर सारे प्रोटॉन हैं, सारे न्यूट्रॉन हैं, तो उनमें भी रिपल्सन होनी चाहिए। उनमें रिपल्सन होनी चाहिए क्या? उनमें रिपल्सन होती है। प्रोटॉन में रिपल्सन होती है, पर वो फिर भी हमारे न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ पाते। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एक फोर्स है जो उनको नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में होल्ड करके रखता है, उसको बांध कर रखता है। ये फोर्स हमारा कहलाता है, बांध कर रखता है, और इस फोर्स का नाम है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोबारा यदि हम सोचें कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर धन आवेशित है, फिर भी वो न्यूक्लियस बहुत छोटा साइज है न्यूक्लियस का, उसमें वो समाये रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां एक फोर्स ऐसा है जो उनको होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर, और उस फोर्स का नाम हमने रख दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसी डेफिनेशन हमने बना दी, द फोर्स which holds the nucleons which hold the। यहां एक बात और, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का एक नया नाम हम देते हैं, और उसका नाम है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक साथ। यदि मैंने बोल दिया न्यूक्लियॉन,
तो इसका मतलब मैंने बोल दिया कि ये न्यूट्रॉन भी हो सकता है और ये प्रोटॉन भी हो सकता है। तो अभिप्राय ये है या बात ये है कि जो हमारा नाभिक है, जो हमारा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियन से बना हुआ है, और न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। द फोर्स विच होल्ड द न्यूक्लियंस विद इन द न्यूक्लियस, वो फोर्स जो न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करता है, बांध के रखता है, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। The force which holds the nucleons within the nucleus is called strong nuclear forces. What are the properties of this force? First one, it is of nuclear origin. इट इज ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। न्यूक्लियर वर्ड न्यूक्लियस से बना है। हमारे पास वर्ड था न्यूक्लियस, नाभिक, उसे वर्ड बना है न्यूक्लियर, ये नाभिक से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि यह फोर्स इट इज ऑफ, ये यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस फोर्स इज ऑफ, दिस फोर्स, दिस फोर्स इज ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, कि इस फोर्स का जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियस में होता है। द अनदर वन, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये फोर्सेज जितने भी हैं, न्यूक्लियस फोर्सेज हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, वो सारे शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। शॉर्ट रेंज फोर्सेज है क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस के विद इन द न्यूक्लियस काम कर रहे हैं, तो इनकी रेंज बहुत कम है। दे आर दी, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्सेज। अनदर वन, इट इज चार्ज, इट इज, दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, this force is charge independent. It means, आप न्यूक्लियस को देखिए अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब इनके पेयर बनाते हैं। प्रोटॉन में जो फोर्स आपस में जो उनको होल्ड करके रखता है वो है न्यूक्लियर फोर्स। वो प्रोटॉन में भी हो सकता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी हो सकता है, और वो न्यूट्रॉन में भी हो सकता है। हमारे न्यूक्लियस में 3 तरह के पेयर बनते हैं। अब ऑब्जर्वेशन से ये सामने आया कि प्रोटॉन में जितना फोर्स है, मान लो उसका नाम है F, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी उसकी वैल्यू आती है F, और न्यूट्रॉन में भी उसकी वैल्यू आती है F। अब यहां देखिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तब फोर्स की वैल्यू आई F, ये पॉजिटिव और ये न्यूट्रल, ये अनावेशित है, तब भी वैल्यू आई F। ये भी अनचार्जड है, अनावेशित है न्यूट्रॉन, और अनावेशित है दोनों, तब भी फोर्स की वैल्यू आई F। इट मीन्स कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो चार्ज पर निर्भर नहीं करते। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। It, another one, it does not obey inverse square law. याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि यदि किसी फोर्स का फॉर्मूले में 1/r² आ जाए तो वो क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए हमने इसको बोल दिया इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड द
नेक्स्ट वन, इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। यह फोर्स नॉन सेंट्रल है। सेंट्रल के बारे में भी हमने कल भी देखा था हमने कि हमारे पास ये चार्ज, ये पहला ऑब्जेक्ट ये था, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। यदि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, जो भी फोर्स है, यदि वो सेंटर को मिलाने वाली लाइन की दिशा में ही होता है तो सेंट्रल फोर्स ही होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। एंड द नेक्स्ट वन, and now the next property is the field particle is mesons. The field particle is mesons. हमने कल भी एक बात की थी कि यदि ग्रेविटेशन ए, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है तो इनके बीच में पार्टिकल्स की एक्सचेंज चलती रहती है, आदान प्रदान चलता रहता है, उसका नाम लिया था हमने ग्रेविटॉन। जब हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास थे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दोनों, और उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ था, और इनके बीच में भी कुछ फील्ड पार्टिकल की एक्सचेंज चलती रहती है, और उनका नाम रखा था हमने फोटोन। आज जो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो हमारे पास जो पार्टिकल आपस में बंधे हुए हैं वो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। या तो ये पेयर होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला, या फिर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वाला। इस पेयर्स में भी इन दोनों, ये पहला ऑब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा हुआ, अब इन पार्टिकल्स के बीच में भी जो फील्ड पार्टिकल्स जिनके एक्सचेंज हो रही है उनका नाम है मिजॉन्स। इट्स ऑल अबाउट दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। ये जितने भी फोर्सेज हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज है, ये हमारे सिलेबस में बड़े डिटेल से हैं। यहाँ इनका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे पास है, और द नेक्स्ट वन इज and the fourth one is the weak forces. कुछ बुक्स में इसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्सेज भी लिखा हुआ है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, वीक फोर्सेज। अभी हमने देखा कि प्रोटॉन्स, दो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं हम। विद इन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बीच में पार्टिकल का एक्सचेंज चल रहा था, और उसका नाम था मिजॉन्स। जैसे हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, ऐसे कुछ और पार्टिकल्स भी हमारे पास हैं, जिन जैसे लेप्टॉन्स, बेरियॉन्स, इन पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्शन करते हैं, जैसे प्रोटॉन ने थी। ये जैसे प्रोटॉन पार्टिकल्स है, इन्होंने आपस में इंटरैक्शन है दोनों के बीच में। इसी तरह मिजॉन की भी, मिजॉन की, लेप्टॉन की, बेरियॉन्स की आपस में इंटरैक्शन होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंटरैक्शन हो रही एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ। एलिमेंट्री पार्टिकल की इंटरैक्शन एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की हैवियर पार्टिकल्स के साथ। उस समय उनके बीच में जो फोर्स होगा, उस फोर्स का नाम लेते हैं हम वीक फोर्सेस। उस फोर्सेस का नाम लेते हैं हम वीक फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल
for the interaction of elementary particles. These forces are responsible for the interaction of elementary particles with each other as well as with heavier particles. As well as heavier particles. But yes, so these forces are responsible for the interaction of the elementary particles with each other as well as with heavier particles. जब elementary particles की interaction आपस में होती है या फिर उनकी इंटरेक्शन दूसरे हैवियर पार्टिकल्स के साथ होती है, उस समय उनके बीच में जो फोर्स होता है वो उस फोर्स का नाम लेते हैं हम वीट फोर्सेस। इसका नाम है सिर्फ वीट फोर्सेस, अदरवाइज यह ग्रेविटेशन फोर्स भी पढ़ा था हमने, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। इसका नाम वीट फोर्स है। Actually it is weak as compared to the strong forces, as compared to the strong nuclear forces. Otherwise it is not weak. Weakest force is the universe is gravitational force, हमने पढ़ा था ये। And the last one, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। What are the different properties of first one? They are short range forces. They are short range forces. ये भी न्यूक्लियर ओरिजिन में ही, न्यूक्लियस के अंदर अंदर जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है। न्यूक्लियस का साइज पता है आप सभी को? नहीं पता है, हमें पढ़ा नहीं है। हमने सिर्फ इतना तो पढ़ा है, 10वीं तक हम इतना पढ़ते हैं जी, जो परमाणु का जो साइज होता है वो होता है 10⁻10 मीटर, और जो इसमें न्यूक्लियस है उसका साइज हम बोलते हैं 10⁻15 मीटर, 10⁻15। अब इसे हम जब हम 9th और 10th में हैं, हाँ, हमारे हिंदी मीडियम में हम बच्चे ऐसे बोलते हैं सभी कि 10⁻−10, और यहाँ इसको बोलते हैं हम 10⁻⁻10, 10⁻⁻15। द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि इनका भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यदि इनके फॉर्मूले में भी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाए तब तो होता है ओबे, उसको तो बोलते हैं हम इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। और यदि उनके फॉर्मूले में 1/r² नहीं आता है उसको बोलते हैं हम दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। नॉन सेंट्रल फोर्सेस का मतलब हमने पढ़ लिया है कई बार। और उसके बाद लास्ट वन, द फील्ड पार्टिकल्स आर bosons. The field particles are the bosons. These are the field particles. It means कि हमारे पास यहाँ एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, यहाँ एलिमेंट्री पार्टिकल है, और इन एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, जो इंटरेक्शन का जो फोर्स है वो है हमारा वीट फोर्स। और जब वीट फोर्स इन दोनों के बीच में है तो इनके बीच में ऐसे पार्टिकल इधर से उधर चलते रहते हैं, और इन पार्टिकल्स का नाम क्या हुआ हमारा बोसोन। याद कीजिए जब हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था
तब जो पार्टिकल की एक्सचेंज हुई थी उसका नाम रखा था हमने ग्रेविटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में उसका नाम था फोटोन, जो फील्ड पार्टिकल था। फिर हमारे पास आया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उस समय जो फील्ड पार्टिकल हुआ उसका नाम था मिजॉन्स। और हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेज में जो पार्टिकल हमारे पास है, फील्ड पार्टिकल जो है, जो उसका नाम हो गया हमारा बोसॉन्स। इट्स ऑल अबाउट दी बेसिक फोर्सेज इन नेचर। तो टुडे वी विल कंप्लीट आवर टॉपिक कि हाउ मैनी बेसिक फोर्सेज इन नेचर। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बेसिक फोर्सेज इन नेचर: the gravitation force, electromagnetic force, strong nuclear force, and the weak force. And it's all about this concept. And साथ ही साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए आप लोग, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। फिजिक्स आसान है।